समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निशा मेश्राम मैडम को माइक दे रहा हूँ। गरज उठी जो भीड़ों में वो बंदूक पुरानी थी, नाम जिसका फूलन वो पहाड़ों की रानी थी। ऐसी फूलन देवी की आज जन्म जयंती है और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं बहुजन मूल निवासी नायिका फूलन देवी के उत्तर प्रदेश में मैं यहाँ पर हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है और आप सभी को इनकी जन्म जयंती का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ पर मतलब मैं उनके इतिहास के बारे में बताऊँ, आप सभी को जानकारी है और हमारी बहुत सारी महिलाओं ने मणिपुर की बातें कही और सब कुछ कहा। तो हमें अपनी बेटियों को फूल नहीं बनाना है। फूल नहीं, हम अपनी बेटियों को फूल जैसा ही समझते हैं और वो फूल ही है, एक खूबसूरत फूल है, लेकिन उसको आप उस तरह से सींचो कि वो फूल अगर जब उसको जरूरत पड़े तो वो एक अंगार बन जाए, किसी की औकात ना हो। हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया में भी एक ज्योति नाम की मैडम CDM बन गई थी और उनके साथ में जो उन्होंने किया तो पूरा का पूरा पुरुष प्रधान देश, पूरा भारत खलबला उठा। एक महिला ने जब बेवफाई की तो पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा भारत का सर्व पुरुष दहल उठे। एक महिला एक पुरुष को कैसे छोड़ सकती है। मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं पुरुषों को भी कहना चाहती हूँ, इतने सालों से तुमने जो महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार किया, क्या एक महिला ने एक अपनी इच्छा से काम किया तो उसने गलत क्या किया है? गलत क्या किया? हो सकता है कुछ गलती हो सकती है, हर महिलाएं अपनी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के दिया है, हर महिला अपने अधिकार अपने मन से किसी को भी चुन सकती है। अगर उसकी मर्जी नहीं है उसके पुरुष के साथ में रहने की तो नहीं रहेगी। जबरदस्ती हम किसी को भी गाय बनाकर अपने घर में नहीं रख सकते। तो पुरुषों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो, उसके बाद क्या हुआ, जितनी भी महिलाएं पढ़ रही थी, जितनी भी महिलाएं तैयारी कर रही थी, उन सभी के सभी पुरुषों ने अपनी महिलाओं को घर पर बुला दिया कि तुम ऐसा करोगी। आज की तारीख में मैंने अपने वामसेन की, भारत मुक्ति मोर्चा की, बहुजन मुक्ति पार्टी की महिलाओं को जब मैं बोलती हूँ ना कि मैडम घर से निकल रहे हैं, कार्यक्रम है आइए, तो बोलते हैं कि हमारे पुरुष कहते हैं कहीं तुम भी ज्योति की तरह ढूंढ लोगी तो। मतलब आप अपनी बेटी बहन को उस नजरिए से देखना शुरू कर दिया क्या? मतलब आपके संस्कार इतने खराब हैं कि वो दूसरी ज्योति बनेगी। लेकिन आप ये सोचिए कि वो जो षड्यंत्र हुआ है, ज्योति के साथ में एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को हाइड किया गया है और सिर्फ यादव की बेटी को ही हाईलाइट कर रहे हैं। ओबीसी की बेटी है ना, मतलब ओबीसी है ना, ओबीसी, तो ओबीसी को हाईलाइट कर रहे हैं, महिलाओं को हाईलाइट कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण औरत ने ऐसा किया होता तो ऐसा कोई न्यूज नहीं आता। तो महिला ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी है, इसीलिए ओबीसी के लोगों को ये वो लोग संदेश पहुंचा रहे हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाओ मत। महिला को पढ़ने से रोकने का ये षड्यंत्र है। तो हम लोगों को ऐसे षड्यंत्र को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। अगर आप लोग सोचते हो कि हमारी बहू, हमारी पत्नी शादी के बाद अगर हम पढ़ाएंगे तो ज्योति बनेगी, तो उससे अच्छा आप एक काम करिए, आज से ही संकल्प लो
कि आपके घर के अंदर जो भी बेटी पैदा होगी उसको आप IAS ऑफिसर बनाकर बाद में ही उसकी शादी करवाओगे? आप लोग करवाओगे? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। जब हम अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाएंगे, मान सम्मान स्वाभिमान से उसको जिंदगी जीना सिखाएंगे, घर से ही वो IAS बन के निकलेगी तो फिर उसको कहीं मुंह मारने की जगह नहीं मिलेगी। तो आप लोग ब्राह्मणों की षड्यंत्र को आप लोग समझेंगे। दूसरी बात यह है कि मणिपुर की घटना हुई है, मणिपुर की घटना शर्मसार है। पूरे भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व ने उसकी नोंद लिया है और वो RSS और BJP के लोग ही वो लोग सब कुछ करवा रहे हैं। इसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों, बड़े बड़े लोगों के हाथ, कांग्रेस के भी हाथ कोई अच्छे धुले नहीं है। तो ये हम लोग इसकी भी घोर निंदा करते हैं। वो जो भीड़ थी वो नामर्दों की भीड़ थी, उसमें एक भी मर्द होता तो ऐसा कोई भी काम नहीं होता। अगर उसमें एक मर्द होता तो कभी भी किसी भी महिला को उसका दुपट्टा भी अगर सरक जाता तो कहता कि बहन बेटी ये तुम्हारा दुपट्टा सरक रहा है। अगर सरक भी गया होता तो उस नजर से उसको नहीं देखता। अगर उसमें उस भीड़ के अंदर एक मर्द होता, वहां पर जितने भी थे वो सारे के सारे नामर्द लोग। इसीलिए ये हुआ है। गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, मेश्राम साहब और हम, तब बिजली वाले अपनी बिजली काट देते हैं। उन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये जो है इनका आवाज लोगों तक पहुंच जाएगा, ये लोग गर्मी के कारण मतलब परेशान हो जाएंगे। और लेकिन अभी हम लोग जो है उनका गला डायरेक्ट तो हमारा काट नहीं सकते, हमारा गला वो लोग डायरेक्ट काट नहीं सकते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बिजली काट देते हैं। क्योंकि बिजली के जो दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, वहाँ कहीं ना कोई एक तो ब्राह्मण वहाँ होगा ही होगा, और या तो कोई RSS का बंदा होगा अपना ही। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सोशल मीडिया इतना अच्छा है। देखिए मैं अपने साथ में अपनी बैटरी लेके साथ में घूमती हूँ, पावर बैंक। तो ये पावर बैंक साथ में है तो बिजली खत्म होने का कोई डर नहीं रहता है। आप कुछ भी कर लो। मुझे लोग बोलते हैं कि मैडम अभी चंदू भाई, आज़ाद समाज पार्टी वाला भाई जो है, उसके ऊपर हमला हो गया, बीच में ओवैसी सर है उनके ऊपर हमला हो गया, चंदू भाई अपने, तो उनके ऊपर हमला हो गया। तो मतलब मुझे ऐसा कहा गया कि आप पूरे भारत में अकेले घूमते हो, मेश्राम साहब भी अकेले घूमते, मेश्राम साहब तो मतलब बहादुर है, आप तो। मैंने बोला मैं बहादुर की पत्नी हूँ। मैं बहादुर की भी पत्नी हूँ, तो मैं तो उसका सुरक्षा कवच मैं खुद हूँ। जब मैं उसका सुरक्षा कवच हूँ, अगर मैं उसका सुरक्षा कवच हूँ, तो मैं अगर डर गया तो मेरे पीछे जो खड़ा है उसको घात हो सकता है। इसीलिए मैं, अगर आप लोग या कोई भी एक व्यक्ति अगर कहीं पर भी मुझे मार भी डालता है, अगर मुझे मार डालता है तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ मायावती ने जैसा किया कि मायावती के बाद कोई वती नहीं पैदा करी, लेकिन निशा मेश्राम के बाद देखिए कितनी सारी फौज खड़ी हो चुकी है। अगर निशा मेश्राम मर गई, लेकिन निशा मेश्राम का जो प्रचार है, हमारी वाणी जो है वो निरंतर बहने वाली है, वो बहती रहेगी। विचारधारा वो कहीं रुकने वाली नहीं है। काशीराम जी ने कहा था, काशीराम ने क्या कहा था कि राजनीति चले या ना चले, राजनीति चले या ना चले, सरकार बने या ना बने, लेकिन जो विचारधारा का प्रचार प्रसार का जो प्रवाह है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम लोग चाहे जितना भी देर लगेगी, हम लोग सत्ता पर आने में भले देर लग रही है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमको तोड़ने की बहुत कोशिश किया। दुश्मनों ने हमारे लोगों को भड़काया, हमारे में से दलाल भड़वे पैदा किए, और दलाल भड़वे अपना जो उसके हाथ में आया था वो लेके चले गए। वो अपनी चक्की पीस रहे हैं, वो अपनी चक्की में पीसते एक दिन वो खुद भी पीस कर
खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के और बुद्ध की विचारधारा कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और मेश्राम साहब जो अभी बीड़ा उठा के चल रहे हैं, तो हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि इस देश की जो शासन करती जमात है, इस देश की जो शासन करती जमात है, वो हम लोग हैं ना माँ। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी भी कहते हैं कि सही लोग राजनीति में नहीं जाने के कारण ही हम लोग ऐसे लोगों को शासन में बिठाते हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं। सही व्यक्ति, सही योग्य व्यक्ति को हम लोग सत्ता राजनीति में नहीं भेज रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, जिसको हम चुनना नहीं चाहते, जिनको हम पसंद नहीं करते, ऐसे दलाल और भड़वे ही कहूँगी हमारे समाज के, वो लोग हमको अपना ऐसा, हम सोचते हैं अरे हमारा बेटा है, हमारे समाज का है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है। कई बार कहते हो ना, अपने ही समाज का कोई जब एमएलए एमपी बनने के लिए जाता है तब हम ऐसा ही कहते हैं ना, भाई कोई बात नहीं, हमारे समाज का है, दे दो ना वोट उसको। लेकिन वो क्या करता है, हमारा वोट लेता है और हमको ही आकर खून पीता है 5 साल के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को अगर खून पीने से रोकना होगा, तो इसके लिए आपको बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी को, अपने अंदर का प्रत्याशी को चुनना होगा। हम लोग क्या करते थे आज तक, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, सांपनाथ नहीं तो नागनाथ को चुनते थे ना। गर्मी बहुत हो रही है ना? नहीं मैडम, कोई बात नहीं, आप बात रखें। हम लोग, काशीराम जी कहते थे कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो हमें अपने इतिहास को बदलने के लिए पसीने से नहाना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो हम लोग खून से भी नहा लेंगे। मान्यवर काशीराम जब कहते थे, ये चंद मुट्ठी भर लोग हमें हथियार से, बंदूक से, गोलियों से, लाठियों से डराते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग। अगर मैं इस मंच से, नायक वन के मंच से, उन मुट्ठी भर चंद लोगों को आह्वान करती हूँ, चेतावनी देती हूँ, बंद करो अपना ये कांड जो तुम कर रहे हो, साम दाम दंड भेद जो कर रहे हो, वो बंद कर दो। जिस दिन हम महिलाएं, जिस दिन ये इतनी पुरुष तो जागरूक है ही, लेकिन जिस दिन ये हमारी महिलाएं आम्बेडकरवाद को समझने लग गई, उस दिन तुम्हारी छाती दहकने लग जाएगी। हाँ, दहकने लग जाएगी। उनको लगेगा कि हम तो नंगे पुंगे आए थे ना, चलकर आए थे, तो हम लोग खदेड़ने में उनको एक भी मौका छोड़ने वाले नहीं है। ब्राह्मणों को मैं चेतावनी देती हूँ, क्योंकि ये 24 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और वामन मेश्राम साहब ने मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दिया। तो मैंने मेश्राम साहब को कहा, मेश्राम साहब मैं गुजरात की प्रभारी तो हूँ, मुझे गुजरात संभालने दीजिए। तो मेश्राम साहब ने कहा, गुजरात तो तुम संभाल ही रही हो, लेकिन अभी जाओ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। उत्तर प्रदेश का मतलब है पूरा का पूरा देश संभालो। जिसके हाथ में आ गया उत्तर प्रदेश, मतलब आ गया पूरा भारत देश। तो मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें अपना वोट की कीमत जाननी होगी। वोट का मतलब मतदान नहीं होता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, मत का दान कर दिया। हम क्या कहते हैं, जिस दिन वोटिंग होती है ना, आप लोग क्या बोलने जाते हैं, मैं मतदान करने जा रहा हूं। मतदान नहीं है, मत का मतलब है मत देके दान नहीं करना। मत है अधिकार देने का, राजा बनने का अधिकार है, राजा चुनने का अधिकार नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ईवीएम के बूथ पे जाते हैं, ईवीएम में जाके बटन दबाते हैं। ईवीएम में जाके क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, और बटन दबाकर आप लोग क्या सोचते हैं, काम हो गया। काम नहीं हो गया, वहीं से काम शुरू होता है। जो ये ईवीएम मशीन है, वो आज की आधुनिक मनुस्मृति है।
इस मनुस्मृति को जानना होगा। आप लोग देखिए, जब ईवीएम के अंदर वोट पड़ता है तो आप देखिए उसके बाजू में जो वीवीपीएटी मशीन लगी है उसके अंदर आपने किसको वोट दिया वो कहीं दिखाई देता है कि नहीं देता? आपने खटिया पे अगर वोट दिया है तो दिखाई देता है कि नहीं देता है? देखिए, दिखाई देता है? दिखता है 1 सेकंड के लिए। आप लोग देखते नहीं हो। पहले के जमाने में ऐसा बैलेट पेपर होता था ना, कागज का, तो कागज के पर ऐसा लिखा होता था गधा, कुत्ता, घोड़ा, सीटी, कमल, हाथी, साइकिल, है ना, लिखा होता था ना बैलेट पेपर पे। तो आप लोग क्या सोचते थे, किसको इस बार दूं मैं? इस बार इस कुत्ते को वोट देना है। किसको? कुत्ते को। आप जो उम्रदार हो गए 20 साल पहले, 20 साल पहले जिसने भी वोट डाला होगा वो ऐसे कागज का पर्चा होता था, है ना, उसमें कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गधा, है ना, कमल, साइकिल, ये सब कुछ लगा होता था ना। फिर आप लोग सोचते हाँ इस बार मुझे किसको देना है? इस कुत्ते को वोट देना है। फिर आप क्या करते थे? ऐसे लेते थे, हाँ इसको का ऐसे 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 करते, ऐसे अपना हाथ ऐसे, फिर वो थप्पा ऐसे साई से ऐसे घिसते, फिर जोर से थप्पा मारते थे ना, आवाज आती थी ना थप्पे की। फिर आप लोग ऐसा करते थे, हाँ यहाँ बराबर कुत्ते को वोट दिया। फिर ऐसा फोल्ड करते थे, फोल्ड करके घुमाते थे। मैं मेश्राम साहब की कॉपी मारी। हम लोग उनसे से सीखते हैं बाबा, हम कहाँ से दूसरा सीखेंगे? तो फिर उन्हीं से सीख रहे हैं बाबा, उन्हीं से कैडर लिया है। तो फिर हम लोग क्या करते थे, वो बैलेट का डब्बा होता था उसके अंदर ऐसा डालते थे। डालने के बाद भी ऐसा डालने के बाद गया कि नहीं गया, ऐसा ऐसा थपका मारते थे, गया कि नहीं गया। जब तक हमको मालूम नहीं पड़ता कि मेरा कागज अंदर चला गया है, ऐसे ऐसे अंदर गया, तब तक हम लोग वहाँ से निकलते नहीं थे। अभी क्या करते हैं, जब ईवीएम मशीन में जब हम बटन दबाने जाते हैं, टू का आवाज आता है, बाहर बैठा अधिकारी बोलता है चलो तुम्हारा काम खत्म हुआ, है ना, निकल जाओ। तो आप लोगों को बोलने का निकलूंगा नहीं जब तक मैं देखूंगा नहीं मेरी पर्ची, है ना, देखने का, वो 3 मिनट उधर रुकने का, देखने का अपनी पर्ची अंदर डब्बे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है। हमारा जो आंदोलन है ईवीएम, हम ईवीएम के विरोधी नहीं है, हम ईवीएम के विरोधी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम आधुनिक जमाने के लोग हैं, हम आधुनिक जो साधन संसाधन है उसका उपयोग सही होना चाहिए। लेकिन ईवीएम जो है पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी मतलब वो जो अंदर जाते हैं उसका वोट कितने किसको पड़ा, क्या पड़ा, कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोगों ने मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया और वीवीपीएटी मशीन लगवाया। अब वीवीपीएटी मशीन लगवाने का मतलब ये था कि ईवीएम मशीन में जो वोट पड़ते हैं उतने के उतने वोट किससे पड़ने चाहिए? वीवीपीएटी पार्ट में। लेकिन क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी इलाहाबाद से, क्या बोलते, वाराणसी से जब चुनाव लड़े तो 1,74,000 ज्यादा वोट निकले। उसके 10 लाख वोटर थे, 11,74,000 उसके वोट निकले। 10 लाख वोट बूथ में वोटर थे 10 लाख और 11,74,000 वोट गिरे। मतलब कितनी ज्यादा, कितने हुए? 1,74,000 ज्यादा निकले। उसके ही बूथ सेंटर के अंदर, नरेंद्र मोदी के बूथ सेंटर में ऐसा हुआ है। तो ऐसे कितने घोटाले होते होंगे। वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि अगर वोट की गिनती करनी है तो ईवीएम की भी गिनती करो और वीवीपीएटी मशीन के अंदर जो पर्ची निकलती है उसकी भी गिनती करो। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, हमको क्या समझा रहे मालूम है, कि अगर ये कागज की गिनती करेंगे तो पैसा लगेगा, मैन पावर लगेगा। क्या कह रहे हैं? मैन पावर लगेगा, पैसा लगेगा। तो मैंने नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को और भारत की जो सरकार है, अभी की बीजेपी की सरकार है, उन सभी को, हमारे सभी लोगों के सामने, आज पहला जो ये मौका नहीं है मैं वहाँ पे बोली, लेकिन मैंने सब बड़ी बड़ी सभाओं में कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास अगर पैसा नहीं है तो आप 1 महीने पहले मुझे निशा मेश्राम को आप बोल देना।
1 महीने पहला आप मुझे बता देना कि चुनाव आने वाला है और इसके लिए पर्ची के पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं निशा मेश्राम पूरे भारत में घूम घूम के 10 रुपए में आज़ादी वाला आंदोलन चलाऊंगी और वो पैसा चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंक के मारूंगी और कहूंगी कि वीवीपीएटी के अंदर जो पर्ची निकली उसकी गिनती करके दिखाओ। अगर पारदर्शी करना चाहते हो चुनाव तो हमारा जो मकसद है उसको आप लोगों को करके दिखाना होगा, नहीं तो हमको वीवीपीएटी मशीन भी नहीं चाहिए और ईवीएम मशीन भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, संविधान के दायरे में नहीं रहते हो और नहीं रहने के बाद भी चुनाव आयोग अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही अगर इस 24 का चुनाव करवाएगा तो वामन मेश्राम साहब जैसे ही आह्वान करेंगे तो 15 लाख बूथों पर 15 लाख महिलाएं जाके उस दिन ईवीएम को तोड़ देगी, फोड़ देगी। ये काम हम लोगों को, महिलाओं को, खास तौर पर महिलाओं को करना होगा। मैं पुरुषों को नहीं कहती हूँ क्योंकि पुरुषों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ऐसे तो मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की उपाध्यक्ष हूँ और प्रभारी हूँ, इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, लेकिन महिलाओं को खास तौर पर इसीलिए कहती हूँ कि सारा का सारा जो काम है अगर महिला ईवीएम तोड़ देती है, 1 दिन के लिए भी आप लोग जेल में जाती हो तो जो पुरुष होगा वो जल्दी से जल्दी आपको बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्यों निकालेगा? परेशान हो जाएगा बेचारा, घर कैसे, रोटी कैसे बनाएगा, बच्चों को कैसे संभालेगा। हाँ, पूरा का पूरा जो कामकाज है पूरा का पूरा उन लोगों का बिखर जाएगा। कुछ ऐसे बेवकूफ होंगे और सोचेगा भले पड़ी रही लेकिन मेरे भाई जो लोग हैं इतने बदमाश लोग नहीं हैं, वो पहले आप लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या होगा, पुरुष लोग अगर जेल में चले गए तो आप लोग रोती रहोगे मेरे पति जेल में चला गया, है ना। आप लोगों को मैं क्या करूं, मैं कौन से वकील के पास जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये वामन मेश्राम साहब है, कुछ ना कुछ करते रहते, देखो हमारे पति को जेल में डलवा दिया, है ना। हमारी महिलाएं करती रहती है, देखो कुछ नहीं है, वामन मेश्राम को कुछ काम धंधा है नहीं और निशा मेश्राम को कोई काम धंधा नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा करने के लिए हम कहते हैं कि आप लोगों को हमारे साथ में, आप लोग सभी लोग, एक मिनट, हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग ईवीएम तोड़ने के लिए तैयार हो कि घर में ही रहोगी? सही बताओ कितने लोग? भाई फोटो ले लो सही में बोल 85। ये सभी फोटो ले लो इन सारी महिलाओं का, कल मुंह ना करना जाए। कौन ईवीएम तोड़ेगा? हाँ, महिलाओं को खास तौर पे। अरे प्रियंका जी आप भी तोड़ेगी क्या? अरे वाह, सारी महिलाएं हाथ ऊंचा करो, कौन तोड़ने वाली है? अरे वाह सर, बहुत अच्छा। आप ईवीएम नहीं तोड़ेगी क्या मैडम? चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम लोगों को देखिए, एक तो ये है कि हमको ईवीएम तोड़ने का अवसर मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ईवीएम तोड़े ही नहीं। इस तरह से हम लोग वामन मेश्राम साहब के पास आह्वान करेंगे कि मेश्राम साहब आप ऐसा कुछ करिए कि किसी महिला को जेल में जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगर ईवीएम नहीं तो बैलेट पेपर लाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेश्राम साहब ने कहा है कि ईवीएम के बारे में भी मेश्राम साहब भारत बंद करने वाले हैं। अगर ईवीएम ही नहीं रहेगा तो हमको किसी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर ये पिचास रहता है, ये राक्षस जो ईवीएम नाम का राक्षस है अगर रहता है, तो हम लोग ईवीएम को रखने वाले नहीं है, क्योंकि हमको समस्या हमारी है। समझ रहे दो मैडम, कोई बात नहीं। अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाना है ना, ऐसा कहते हैं ना। आने वाली पीढ़ी कब बचेगी? जब तुम बचोगी। आने वाली पीढ़ी कब बचेगी? जब तुम बचोगे। जब तुम ही नहीं बचोगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा मालूम ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप को बचाओ। अगर हम अभी बचेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर, देखो कितना अच्छा नाम है,
बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिया, लाइट आ गई है ना। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे उंगली पकड़ के अंगूठा चलाने की भी, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाबा साहब आम्बेडकर हमको इतना सारा पूरे जहान की सारी खुशियाँ उन्होंने हमको देकर गए हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर जो हमको देके गए हैं, उसको बचाने के लिए आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को साथ और सहयोग देना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी पार्टी है, आपके लिए बनाई हुई है, आपके द्वारा बनाई हुई पार्टी है। इस पार्टी को आप साथ और मजबूत देखिए, मजबूती देनी होगी। मजबूती किस तरह से होती है मालूम है? मजबूती 4 प्रकार से होती है। साधन संसाधन के बगैर कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए साधन संसाधन की जरूरत होती है। अब साधन संसाधन में 5 चीज होती है, 5 चीज देनी पड़ती है। आप लोग अपने आप को ढंढोलिएगा अंदर से कि मैं कहां पर हूं। अगर किसी भी आंदोलन को चलाना है तो उसके लिए 5 चीज चाहिए। 5 चीज क्या चीज है? 5 कोई बताएगा? हाँ बोलिए, बोले समय, हुनर, श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर। सबसे पहले आता है बुद्धि। अगर अकल ही नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा था कि तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, अगर तुम्हारे में समझदारी कम है तो भी चलेगा। बुद्धि की भरपाई हम कर देंगे। अगर तुम्हारे में समझदारी, बुद्धि तो सभी में होती है। मंद बुद्धि आदमी होता है, उसको भी मालूम होता है कि पेशाब खाना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। जो मंद बुद्धि होता है ना उसको, तो हम तो सभी लोग बुद्धिमान लोग हैं। तो बुद्धि की अगर कमी होगी तो भरपाई हम लोग, डीके खापड़े साहब कहते थे कि बुद्धि की कमी होगी तो भरपाई हम लोग कर लेंगे। दूसरा है पैसा, मनी। और मनी के लिए भी बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था 5% देना है अपनी सैलरी का। अपनी जो भी काम काज करते हो, अपना बिजनेस करते हो, अपना व्यापार करते हो, जो भी छोटा से छोटा जो भी काम करते हो, जहां से भी आपको इनकम हो रही है उसका 5% देना चाहिए महीने का। क्या हम देते हैं? 5% सैलरी। नौकरी करने वाले हर महीने सैलरी लेते हैं कि नहीं लेते? लेकिन 5% हम लोग अपनी वफादारी से, निष्ठा से हम लोग 5% समाज को नहीं देते आंदोलन चलाने वाले। तीसरा क्या है? हुनर। किसी महिला को गाने का हुनर होता है, कविता लिखने का हुनर होता है, बोलने का हुनर होता है, गाने का हुनर होता है ना, एक्टिंग करने का हुनर होता है, काम करने का हुनर होता है, किसी को ड्राइविंग करने का हुनर होता है, किसी को खाना पकाने का हुनर होता है, किसी को पेंटिंग करने का हुनर होता है। ये हुनर दीजिए, आप हुनर दीजिए। चौथा समय। सबसे बड़ा समय नहीं है। फोन करते हैं ना तो क्या बोलती है महिलाएं, पुरुष मालूम? अरे मेरे पास समय नहीं। क्या बोलते? समय नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं उदाहरण देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो और आपको फोन आएगा कि आपके घर के अंदर आपका बेटा या आपका पति या आपका भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं, आपने तो अभी बोल दिया समय नहीं है, उसका क्या है? अभी तो आपने क्या बोला? समय नहीं है। जब आपके परिवार के बच्चे का, आपके परिवार के, आपका पति का, आपका भाई का, आपके पिताजी का, आपकी बीवी का, किसी का कुछ हो जाता है तो आपके पास समय कैसे निकलता है? निकलता है ना।
तो समाज भी जो अपनी कौम है वो भी एक परिवार है, और एक परिवार में भी जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप लोग ऐसा कह रहे हो कि मेरे पास समय नहीं, ये गलत है। कुछ होता है, कुछ कार्यक्रम होता है तो समय निकालिए। नरेंद्र मोदी उसकी माँ जब तक जीवित थी ना, तो यहाँ से दिल्ली से अपनी माँ को मिलने के लिए जाता था। नरेंद्र मोदी हीराबा को मिलने जाता था, समय निकाल के जाता था, और पूरा का पूरा समय हमारी बर्बादी के लिए लगाता था। हमारे समाज की पूरी 24 घंटे आरएसएस की दलाली कर रहा है वो नरेंद्र मोदी, दामोदर दास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहा है ना अपना समय, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा अभी किसको दे रहा है? आरएसएस को दे रहा है। तो हमारे लोगों को भी कहना चाहती हूँ, अपना समय दीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो काम करो, हुनर है तो हुनर तो इस्तेमाल करो। श्रम का मतलब है मेहनत करो। हम लोग मेहनत नहीं करते ऐसे आंदोलन के लिए, नहीं मैं यहाँ चल के कैसे जा सकता हूँ इतना, यहाँ पे मऊ में कार्यक्रम इतना दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? आपको पता है बाबा साहब आम्बेडकर के पास कौन सी गाड़ियां थी, कौन से प्लेन थे कुछ? आज से 20 साल पहले काशीराम जी माननीय के पास क्या था? गाड़ियां थी, माननीय के पास साइकिल तक नहीं थी। हमारे लोगों के पास, मेरे पिताजी थे तो उनके पास साइकिल तक नहीं थी। आज मेश्राम साहब के कारण अभी ये 4-5 साल से हमको इनोवा गाड़ी आई है, नहीं तो उससे पहले भी हमारे पास भी गाड़ियां नहीं थी। लेकिन आंदोलन के लिए आप लोगों को साधन संसाधन के लिए आप लोगों को 5 सीट देनी अति जरूरी है। आप लोगों को 5 सीट देनी होगी। आप लोगों को और जानकारी दूंगी। 5 मिनट अगर मुझे समय है आप लोगों के पास, 10 मिनट में 10 मिनट लेती हूँ। देखिए बेटा, आप फुल टाइमर हो ना, खड़े हो जाइए। विशाल बाबू कहाँ गए? विशाल बाबू, छोटू कहाँ गया? छोटू आप खड़े हो जाइए। विशाल बाबू, ये 3 बच्चों को देख रहे हैं आप, और मुझे भी देख लीजिए। मैं एक महिला हूँ, ये 3 पुरुष है। ये किसी न किसी के बच्चे होंगे ना, तीन हम चारों है ना। बैठ जाइए। ये विशाल बाबू देखिए, ये शादीशुदा है, उनके घर पे एक बच्चा है, छोटा, अभी मतलब अभी 6 महीने का भी नहीं हुआ, इतना छोटा बच्चा है। फिर भी आपकी आजादी के लिए, आंदोलन के लिए वो परिवार को छोड़कर काम पे लगे हुए हैं। वो हमारा रविंद्र बेटा कितना छोटा है देखिए, 20 साल का होगा वो बच्चा, अपना परिवार छोड़ के आपकी आजादी के लिए दिन रात लगा हुआ है। ये बच्चा मऊ का बेटा है, नाम मुझे याद कर, प्रेमचंद जी। देखिए अम्मा, आपकी आजादी के लिए, आपकी आजादी के लिए आपसे क्या मांगा? 5 चीज मांगा, समय, पैसा, बुद्धि, हुनर, श्रम मांगा ना 5 चीज। लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं दे पा रहे। उसमें से कहीं आप लोग उसको बोलते हैं, जाने दीजिए। इनकी माँ को मैं सैल्यूट करती हूँ कि आपकी आजादी के लिए अपनी कोख में 9 महीने कोख में रखकर आपकी आजादी के लिए हमको दिया हुआ है। ऐसे 10,000 बच्चों की मुझे जरूरत है। मैं भी, मेरी मम्मी ने मुझे भी फुल टाइमर बनने के लिए दे दिया है संगठन में। मैं भी पूर्णकालीन प्रचारक हूँ, 24 घंटे यही काम करती हूँ आपकी आजादी के लिए, नहीं मेरी आजादी के लिए। मैं आपके लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैं हरगिज़ नहीं किसी को बेवकूफ बनाऊंगी, लेकिन मैं खुद भी गुलाम हूँ इस भारत देश की। मैं गुलाम स्त्री हूँ। मैं भले अपने विचारों से मैं आजाद हूँ, लेकिन आज भी मनुस्मृति के अंदर डटी हुई हूँ, उस गुलामी में हूँ, जिस गुलामी से जब तक मैं नहीं आजाद होंगी तब तक मैं आपको आजाद नहीं कर सकती। इसीलिए खुद पहले आजाद होने के लिए घर से निकली हुई हूँ। आपको भी अपने घर से निकलना होगा, अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। आप लोगों को अपने कुछ देना होगा। कुछ दो,
10,000 पूर्णकालिक प्रचारक बनाओ। मुझे आपके मुंह से मुझे 10,000 नहीं, कम से कम 5 फुल टाइमर दीजिए। अगर हर जिले से अगर 10-10 या 5-5 फुल टाइमर बनते हैं तो हमारे कितने जिले हैं? 6,057 जिले पर अपना अभी कार्यरत है बामसेफ। अगर हर जिले के अंदर अगर हम लोग 2-2 अगर पूर्णकालीन प्रचारक रख देते हैं, 2-2 पूर्णकालीन प्रचारक रख देते हैं, तो मैं आपको कह देती हूँ कि इस 24 के चुनाव में हम लोग शासन करती जमात बन सकते हैं। अपने अपने मुंह में से ऐसे प्रचारकों को निकालिए, अपने घर से निकालिए, आप खुद बनिए प्रचारक। जब तक आप अपने आंदोलन को अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक आपकी आजादी दूर है। आप अपने हाथ में अपना आंदोलन लीजिए। हमको समीक्षा भी आगे थोड़ी देर में करनी है। काफी देर से आप लोग मुझे सुन रहे हो, मेरी प्यारी बहनों, आप लोग मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, काफी देर से सुन रहे हो आप लोग। तो मैं इतनी ही वाणी अपनी बात रखते हुए, ज्यादा ना बोलते हुए, एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगी कि 20 तारीख को इलाहाबाद में बामसेफ का राज्य अधिवेशन है। वहां पर वामन मेश्राम साहब आएंगे। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर लेकर जाना है। मेश्राम साहब के आह्वान को सुनना होगा। हम सुनेंगे उनकी बातों को तो बहुत कुछ हम सीखेंगे। दूसरी बात है 23 तारीख को 23 अगस्त को भारत मुक्ति मोर्चा का महिलाओं का अधिवेशन है। पहली बार राज्य अधिवेशन, पहला, सुनिए, भारत मुक्ति मोर्चा का पहला अधिवेशन होने जा रहा है। अभी डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ पर होगा, तो वहां पर भी आप सभी महिलाएं वहां पर आएंगी, पुरुष भी आएंगे, उसको भी सफल करेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का फैजाबाद के अंदर, उसकी अध्यक्षता करेंगे कुंडा तोड़कर मैडम। उस अधिवेशन में भी आप लोगों को भारी संख्या में वहां पर आकर, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, वो महिलाएं अभी नेतृत्व कर रही है। तो आप लोगों को कुंडा तोड़कर को भी मान सम्मान देने के लिए उस दिन आप लोगों को वहां पर पहुंचना होगा फैजाबाद में। दूसरा, जो किसान लोग हैं, आपके मऊ में किसान लोग भी होंगे ना, तो बहराइच में वहां पर भी अपने किसान मोर्चा का राज्य अधिवेशन हो रहा है। तो उस राज्य अधिवेशन में भी आप लोग सफलतापूर्वक उसको सफल बनाएंगे। फिर 15 तारीख से 15 अगस्त से बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला स्तरीय कार्यक्रम लगे हुए हैं। जिला स्तरीय आप लोगों को मालूम है ना, मालूम है, तो उस जिला स्तरीय कार्यक्रम को भी आप लोग सफल बनाओगे। और 15 सितंबर के दिन, 15 सितंबर को उत्तर प्रदेश का पहला राज्य अधिवेशन बहुजन मुक्ति पार्टी परवेंद्र प्रताप साहब के नेतृत्व में करने जा रही है। इसके लिए आप लोग जोर से तालियां बजाइए। और उस अधिवेशन को हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक सफल बनाएंगे। भारी संख्या में उस अधिवेशन में आएंगे और अपनी तरफ से जो भी आप लोग देना चाहे या जो भी आप लोग उसमें आर्थिक या जो भी समय, पैसा, हुनर जो भी देना चाहे उस अधिवेशन में आप लोग देंगे। और आप इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्य बहुत बहुत आभार। आज सुनते